ये हमारा सेशन है आज, राइट? अब इसमें क्या है जो मैंने सोचा है, जो आइडिया है ये कि 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स का मैथ का सेशन होगा जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। मैं लाइव क्लासेस लूँगा, राइट? और यहाँ पे काफ़ी लोगों को वो डाउट है कि सिया नाम की वज़ह से पीपल थिंक कि देयर मस्ट बी अ मैम टीचिंग। ऐसा नहीं है, सिया मैंने नाम लिया है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का, राइट? एंड सिया कम्स फ्रॉम, क्योंकि मैं बिहार से हूँ एंड सिया सीता जी से आता है, तो इसलिए मैं ये नाम लिया है, राइट? तो इसलिए थोड़े लोगों को कभी कन्फ्यूज़न होती है, ग्रुप में भी 1-2 लोग पूछ रहे थे, तो उसको मैंने यहाँ पे क्लैरिफ़ाई किया है, राइट? देन एक कोट है मैंने जो खुद से लिखा है अपने से, द सीड ऑफ सक्सेस नीड्स टू बी इरिगेटेड बाय द स्वेट ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पे आई होप कि सब लोग फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, है ना? तो उन लोगों को इतना कुछ अचीव करने के लिए, जस्ट अ मिनट, मैं एक राखी को जॉइन कर देता हूँ, एडमिट कर लेता हूँ। यस, तो अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, राइट? तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक तो स्कूल का एग्ज़ाम होता है जिसमें द कॉम्पिटिशन इज़ अ डिफरेंट लेवल, और एक होता है जब आपको या तो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या फिर जॉब लेना है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन इज़ डिफरेंट। स्कूल के एग्ज़ाम में यू हैव टू स्कोर लाइक 90% और 95 और 99%, तो कई सारे लोग 99% ले सकते हैं। लेकिन अगर एक जॉब की बात करें या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम, या फिर आईआईटी या आईआईएम या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है उनमें अगर हम एडमिशन की बात करें, तो वहाँ पे एक रैंक पे एक ही बंदा हो सकता है, राइट? तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन का लेवल अलग होता है। तो जो स्कूल के बच्चे अभी 9th एंड 10th क्लास में हैं, वो आगे चल के आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठेंगे, मेडिकल के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उनके कॉम्पिटिशन का जो लेवल होगा वो अलग होगा। तो उसको फाइट करने के लिए यू नीड टू बी वेरी, वेरी प्रिपेयर्ड। उसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको करने के लिए जो मेरा आइडिया है वो ये है कि मैथ्स जो है सिर्फ़ थियरी तक ना रहे, उसको प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। यानी कि जो बच्चे हैं वो लाइव क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करें, टेस्ट दें, और अपनी जो उनकी वीकनेसेस हैं जहाँ पे वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर जहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मैं उनको सामने से बैठ के करवा सकूँ। ये मेरा आइडिया है, ठीक है? और आगे चल के जो क्लासेस होंगे वो इसी थीम पे होंगी। देन माय इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, और मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में, राइट? क्योंकि मुझे डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करना पड़ा, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब मैं एयरफ़ोर्स में था। तो इसलिए मुझे डिस्टेंस से करना पड़ा इग्नू से, तो मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके लिए पहले मैं जब 12th के बाद मैं एयरफ़ोर्स जॉइन किया था, तो अराउंड 7 इयर्स मैं एयरफ़ोर्स में था। फिर वहाँ से छोड़ के आने के बाद मैंने एसएससी के पेपर दिए हैं और यूपीएससी का पेपर दिया है। एसएससी तो मेरा ऐसा सीन हुआ कि मैं प्रीलिम्स कई बार क्लियर कर तो चुका हूँ 4 बार, और या तो मैं मेंस देने नहीं जाता था या फिर कोई एक पेपर छोड़ देता था, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और फाइनली यूपीएससी का भी मैंने एक बार मेंस लिखा, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस लिखा, पर वो मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, जिसकी वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आया। फाइनली आई हैव लेफ्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि इस बार का मेरा यूपीएससी जो एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं गया, राइट? और इसके बाद मैंने सोचा कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो ये मुझे काफ़ी पहले से भी मन था कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना स्टार्ट करूँ, जिसमें मैं अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाऊँ, जहाँ पे उनको मैथ्स में दिक्कत आती है। मैथ्स क्यों? मैथ्स ही क्यों मैं पढ़ाना चाहता हूँ? मेरा साइंस में भी मेरा बैकग्राउंड अच्छा है। आईटी के लिए जब प्रिपरेशन की थी तो मेरे साइंस के भी स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं बेस मेरे, ठीक है ना? फाउंडेशन मेरा अच्छा है साइंस का भी। पर मैथ्स इसलिए क्योंकि मैथ्स में मैंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, जो मैं आपको दिखाऊँगा अभी तुरंत। और एसएससी के जो पेपर होते हैं सीजीएल का, जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है, उसमें आई हैव स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 15 मैथ्स, 50 आउट ऑफ 15 इंग्लिश एंड 50 आउट ऑफ 15 रीज़निंग आल्सो। जीके ऐसा पेपर है जि जनरल नॉलेज का पेपर होता है। उसमें तो 50 आउट ऑफ 50 इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, आई मीन वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि जीके के पेपर में आप 50 आउट ऑफ 50 ले आएँ तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? वो आई थिंक किसी के आते नहीं है, क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने रिसेंटली अभी एक्चुअली मैं इस साल कैट का भी पेपर दूँगा, तो उसके लिए मैंने टाइम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना? सबको पता होगा जो टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट कैट के फील्ड में सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और सबसे बड़ा नाम है उनका। तो वो मैंने जॉइन किया हुआ है, उसके कुछ टेस्ट है जो मैंने अभी दिए थे, और उनके मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ये कुछ टेस्ट दिए थे जिसमें मेरा रैंक 1 है, ये आउट ऑफ 762 पीपल, ठीक है ना? 99.87 परसेंटाइल है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअली मैं वो यहाँ पे वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, ठीक है ना?
उसका है ये, राइट? तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। दूसरा एक और टेस्ट होगा, ये आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है। यहाँ भी रैंक कौन है आउट ऑफ 4000 पीपल, 4807 पीपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 99.98 परसेंटाइल है। ये 15 क्वेश्चंस के टेस्ट होते हैं, शॉर्ट टेस्ट होते हैं। तो ये सारे सही थे। देन एक टाइम एंड वर्क का है जो कि स्पीड मैथ टाइप का पेपर होता है। इसमें भी 15 क्वेश्चन है। यहाँ भी मेरा अराउंड 200 पीपल में फर्स्ट रैंक है। यहाँ भी अगेन 99.95 परसेंटाइल है। ठीक है? तो ये कुछ यहाँ एक और है जिसमें मेरे ये यहाँ पे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, टाइम एंड टाइम एंड वर्क है, उसमें मेरा एक गलत हो गया जिसकी वजह से मेरा 32 रैंक आया है, राइट? यानी कि 99 92 परसेंटाइल है। जतिन, किसी को कुछ कहना है? किरण लालवानी जी, हाँ, ओके, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था मेरे बारे में, राइट? उसके पहले मैंने जब मैं यूपीएससी के पेपर दे ही रहा था, इसी बीच मैंने एक जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है? अगर किसी को पता ना हो, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स करके कुकू का कहना है गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग कुकू। जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एक यूट्यूब है सॉरी यूट्यूब नहीं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो ऑनलाइन भी चलता है और वो जियोलॉजी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं हमारी कंट्री में, उनकी एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करवाते हैं। तो वहाँ भी मैंने पढ़ाया था जहाँ पे मैं करंट अफ़ेयर्स, साइंस एंड जीके यानी पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ाई थी। पर वो फिर मुझे इस साल का यूपीएससी देना था तो इसलिए मैं वो छोड़ चुका। जस्ट मेरे बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, अभी मैं इसको खत्म करता हूँ। तो ये मेरे बारे में था, अगर और भी किसी को कुछ चाहिए होगा तो कैन टेक्स्ट मी, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। हमारा आज का एजेंडा क्या है? हम क्या बातें करेंगे और तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 टॉपिक्स लिए हैं। जैसे कि हम अपने जो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ लाइक एनसीईआरटी, तो उसके सिलेबस के बारे में, ओलंपियाड भी कवर करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी जो है, ये उतना टफ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेस लेवल पे होता है और बहुत सारे बच्चों को ये ईज़ी लगता है। पर जो टफ पेपर्स है वो यहाँ पे हैं, लाइक ओलंपियाड है, एनटीएसी है, आईटी के लिए जो प्रिपेयर अगर आईटी आपको देना है, आईआईटी में जाना है, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। 9th-10th इज़ द राइट टाइम। क्योंकि अगर आप 11th से स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो 6th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं, कुछ तो 8th क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है वो 9-10 से तो स्टार्ट कर ही दें, तभी जाके अच्छे रैंक, अच्छे कॉलेज मिल पाएँगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, दैट विल नॉट बी पॉसिबल कि अच्छे कॉलेज में जा पाएँ, बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद क्लासेस की क्या टाइमिंग होगी, कितने वीक में कितने क्लासेस होंगे और फिर आपके क्वेश्चन्स अगर लास्ट में कुछ रहते हैं तो यू विल हैव टाइम टू आस्क क्वेश्चन्स। सबसे पहले आते हैं हम क्लास 9 पे कि इसका क्या सिलेबस है। जितने क्लास 9 के स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि क्या-क्या पढ़ना होता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे बातचीत के लिए यहाँ पे ले लिया है। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, राइट? ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्लास में जो हमारा लाइव क्लास होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन ये सबको पता है वैसे। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ये सारे 9th क्लास के हमारे सिलेबस में हैं, राइट? उसके बाद है 10th क्लास का सिलेबस जो कि अगेन सबको पता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, जिसमें बहुत सारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मैंने टेस्ट दिया था वो यहाँ पे है। लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है, अरिथमेटिक एपी एंड जीपी है, इसमें एपी जीपी जीपी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एपी ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री आ जाता है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन ज्योमेट्री ही है एंड ट्रिगोनोमेट्री जो बहुत सारे लोगों को ईज़ी लगता है, बहुत सारे लोगों को टफ भी लगता है, राइट? उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये जितने भी एडवांस मैथ आते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है एप्लीकेशन से, क्योंकि ये थोड़ा-सा मेंटल इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन आते हैं। सर्कल्स आर वेरी इंपोर्टेंट, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वैसे किसी एग्ज़ाम में तो नहीं आता पर इसका यूज़ होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं यहाँ पे, तो इसका यूज़ हो सकता है। एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे पेपर्स में नहीं आते हैं, पर कुछ में आते भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगेन इज़ वेरी इंपोर्टेंट। ये सब तो सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास के होंगे आई मीन 9th एंड 10th में उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग कम्स कि ओलंपियाड में क्या-क्या पढ़ना है हमें, राइट? अगर ओलंपियाड देना है किसी को, तो उसका सिलेबस तो सबसे पहले पता होना चाहिए। ना ओलंपियाड के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताऊँ कि ओलंपियाड का जो पेपर है, वो इस बात पे बेस्ड होता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से समझा है और आपने हाई लेवल क्वेश्चंस को, जो एडवांस लेवल क्वेश्चन हैं, उनको कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तभी आप ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे, क्योंकि अगर आप कभी ओलंपियाड का पेपर उठा के देखें, तो उसमें दिखेगा बिल्कुल साफ-साफ कि बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के और बिना क्लियर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट पॉसिबल, वो बहुत टफ हो जाता है ना?
तो इसके लिए हम ओलंपियाड के सिलेबस देखते हैं पहले। अब इसमें जो 5th टू 10th का जो ओलंपियाड होता है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में लॉजिकल रीज़निंग होता है, उसके बाद साइंस होता है, अचीवर सेक्शन होता है। ये 3 सेक्शन होते हैं जिसमें टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे 50 होंगे एंड 60 मार्क्स का पेपर होता है, राइट? इसके बाद जो है आगे चल के फिर अलग-अलग लाइक सब्जेक्ट वाइज़ ओलंपियाड स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर कुछ जो जैसे आप अगर 9th क्लास के पेपर सॉरी 7th क्लास का अगर ओलंपियाड दे रहे हैं, तो उसमें 6th क्लास का भी वेटेज होता है कि आपने उस स्कूल में अपने लास्ट क्लास में कितना स्कोर किया है। तो यानी कि पिछला जो क्लास है आपका वो भी अच्छा जाना चाहिए, अदरवाइज़ ओलंपियाड में अच्छे स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब तो जस्ट उसकी एक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात थी। ये सारी चीज़ें हैं उसके सिलेबस के बारे में और ये ओलंपियाड का सिलेबस है। यहाँ भी हम देखें तो नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी 9th के सिलेबस में देखा था, राइट? उसके बाद ये सारे कुछ 9th के सिलेबस में ऑलरेडी है। एनटीएससी का भी सिलेबस अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, उनको टफ लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन उनको वो आना चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि वो अच्छे टाइप के क्वेश्चंस नहीं करते गुड क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। अगर वो ठीक कर लें और क्वालिटी क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करें, तो ओलंपियाड में बैठना हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा या फिर जो नेक्स्ट पेपर्स हैं लाइक आईआईटी में बैठना है अगर, तो आईआईटी में अच्छा करने के लिए आपके पिछले क्लासेस जो हैं 9th-10th के, वो अच्छे होने चाहिए। उनका बेस जो है वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट क्लासेस में आगे चल के फ्यूचर में कहीं भी आप अच्छा कर सकते हैं। आज मैं अगर पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि मैंने अपने स्कूल टाइम में या फिर उसके बाद अच्छी पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तो ताकि मुझे जो मेरी अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो अच्छी है, तभी ये कर पा रहा हूँ। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होने चाहिए, राइट? ये एनटीएससी का सिलेबस है जिसके अंदर ये मैथ्स का सिलेबस था जो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। मैंने देखा है ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी की सारी 9th एंड 10th में कवर्ड हैं। उसी को आपको फिर से पढ़ना होता है, राइट? देन ये साइंस का चैप्टर है, देन इसमें रीज़निंग का चैप्टर है, ठीक है ना? एनटीएससी में रीज़निंग के भी क्वेश्चन्स आते हैं एंड आपके जो ओलंपियाड है वहाँ पे भी रीज़निंग के क्वेश्चन होंगे। रीज़निंग के क्वेश्चन हर जगह जहाँ भी एप्टीट्यूड का पेपर होगा वहाँ पे रीज़निंग का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैं कैट की ही बात करूँ अगर, तो यहाँ पे मैथ्स भी आता है, ठीक है ना? इंग्लिश भी आता है और रीज़निंग भी आता है, राइट? अब रीज़निंग वाले सेक्शन में बहुत ही टफ लेवल के रीज़निंग आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है जिनको सॉल्व करना बहुत ईज़ी नहीं होता, पर उनको प्रैक्टिस करो तो फिर उसको भी लोग करते हैं। मैथ्स भी वहाँ पे टफ होता है क्योंकि अगेन अगर कैट का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते, पर उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और अगेन आरसी, ये इंग्लिश में तो आरसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी पैसेज को पढ़ के कितना समझ पाते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें आपको हर जगह पे काम आती हैं। नेक्स्ट थिंग कम्स की स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी-जी। तो अगर आपने जो 9th और 10th का जो आपका सिलेबस है, उसको आपने अच्छे से किया है और आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, आपने होल थ्रू द ईयर आपने अच्छी पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तो आईआईटी की तैयारी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूँ तो अभी क्योंकि मैंने मैथ्स का ही लिया है, नेक्स्ट ईयर 24 से यानी कि 2024 के जैन से फिज़िक्स का भी मैं स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं फिज़िक्स भी पढ़ाऊँगा, राइट? पर अभी उसको स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ मैथ्स का स्टार्ट किया है क्योंकि अभी मुझे नवंबर एंड में मेरा कैट का पेपर है। तो कैट का पेपर देना उसके लिए फिर साथ-साथ इतना कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी वो स्टार्ट नहीं किया है, राइट? तो स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी-जी के लिए यही है कि आपको अभी से ही अपनी मेहनत बना के रखनी है और पूरी तैयारी करनी है, सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, ताकि आगे चल के आपकी जो बेस अगर मजबूत रहेगी, तो अगले चैप्टर्स जो अगले क्लासेस होंगे लाइक 11th-12th वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, राइट? तो ये है हमने बात की अभी तक सिलेबस के बारे में और किस तरीके से क्लासेस होंगी। देन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें कि क्या टाइम होनी चाहिए क्लासेस की, तो ये तो जो लोग क्लास जॉइन करेंगे वो डिसाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी के बारे में बता सकता हूँ कि वीकली लाइक 6 आई मीन 3 क्लासेस होंगी एक क्लास की लाइक 3 क्लासेस होंगी 9th की एंड 3 क्लासेस होंगी 10th की, राइट? अल्टरनेट डेज़ पे और संडे का होगा टेस्ट का, राइट? ये संडे होगा टेस्ट का। तो संडे को टेस्ट होंगे जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चन्स होंगे, 20 क्वेश्चन के ही टेस्ट होंगे, जो कि 1 घंटे में किया जा सकता है आराम से। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट का भी प्लान किया हुआ है और 9th की भी 3 क्लास होंगी और 10th की भी 3 क्लास होंगी। ये होंगी एनसीईआरटी वाली, राइट?
इसके बाद एक क्लास होगी जिसमें आप एडवांस मैथ वाले बच्चों को मैं लूँगा, जिसमें एक ही क्लास होगी जो दोनों क्लास के बच्चे यानी 9th और 10th वाले दोनों को एक साथ ही किया जाएगा। तो उसमें एडवांस मैथ वाले बच्चे आ सकते हैं। तो ये है जो मेरा आइडिया है और बाकी टाइमिंग का तो जो बच्चे जॉइन करेंगे, मुझे लगता है कि 6 पीएम इज़ अ गुड टाइमिंग अगर सब लोग एग्री करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? इसके बाद नाउ कम्स टू योर टर्न कि अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।